नमस्कार साथियों, आप सभी को जुग स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर जनरल थे भारत का, उनसे संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम की नजर से देखा जाए तो अति इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने जा रहा है। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। वीडियो स्किप कर मत देखिएगा, क्योंकि आज का सेशन जो है आपका एग्जाम की नजर से देखा जाए तो अति इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। तो देखिए, आज का टॉपिक है आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है आपका 6 नंबर गवर्नर जनरल है। ठीक है, इनका रियल नाम जो है, आपका रियल नाम था जेम्स एंड्रेया रामसे। इनका रियल नाम था। इनका सर्विस पीरियड 1848 से लेकर हम देखते हैं 1856 ईस्वी तक इनका सर्विस पीरियड है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है, लॉर्ड डलहौजी को मेकर ऑफ मॉडर्न कहा जाता है। यानी इनके समय में भारत में कुछ ऐसे अत्याधुनिक काम हुए हैं जिनके बदौलत लॉर्ड डलहौजी को मेकर ऑफ मॉडर्न कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। इनके समय में भी देखते हैं हम आपका द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। सॉरी, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होगा। हाँ, सिख युद्ध। देखिए, जिस तरह से मेरा यहाँ मिस्टेक हुआ, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी है। यहाँ आपको परीक्षा में थोड़ी बहुत डिस्टर्ब कर सकता है यह जो है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी ध्यान रख लेते हैं तो बेटर होगा। तो हम देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है आपका 1848 ईस्वी में स्टार्ट होता है और 1849 ईस्वी में यह समाप्त होता है। यानी 1 साल तक यह युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, परिणाम, हर युद्ध का कुछ तो परिणाम निकल कर ही आता है। तो इसका परिणाम क्या निकला, उस पे थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं। इसका परिणाम यह निकला आपका पंजाब का प्रांत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। ठीक है, शामिल हो गया। इसका यहां परिणाम निकला। दूसरी तरफ जैसे कि मैं बताया आपको, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए, हालांकि ये सिख युद्ध जो है इनके पीरियड में होता है, लेकिन मराठा जो युद्ध है इनके पीरियड में नहीं होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ इसलिए बता देना चाहूंगा कि कभी कभी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, मैं भी ना भी हूं। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले मैं ही डिस्टर्ब हो गया था। तो देखिए, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका, ये स्टार्ट होता है 11 दिसंबर 1803 को स्टार्ट होता है और 24 दिसंबर 1805 को समाप्त होता है। ठीक है, परिणाम क्या निकला द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से? तो इसका परिणाम यह निकला, दिल्ली और गुजरात पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार हो गया। ठीक है,
ब्रिटिशों का यह नीति था, पुराना नीति था कि पहले राजाओं को एक संधि के माध्यम से उन्हें अपने चंगुल में फंसाना, यदि वो नहीं फंसते हैं तो बजबरन उनके ऊपर आक्रमण करना और उनके राज्य को, उनके साम्राज्य को तहस नहस करते हुए उस पर अपना दबदबा बना लेना। ठीक है, तो यह ब्रिटिशों का जो है बहुत पुराना नीति था। अच्छा, दूसरी नंबर ये भी हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश करती क्या थी अपने स्कोप में सक्सेस होने के लिए, तो वहां एक नीति अप्लाई करती थी जिस नीति को हम कह सकते हैं फूट डालो और राज्य करो। यानी राजाओं के आपस में फूट डाल देते थे, चाहे थोड़ी बहुत लालच देकर, ठीक है, या वो लालच जो है संधि का माध्यम से हो चाहे किसी और माध्यम से हो। तो ये क्या करते थे, राजाओं के बीच में फूट डाल देते थे। जब राजाओं का जो शक्ति जो है विभक्त हो जाता था, कई वर्गों में बढ़ जाता था, तो उनके ऊपर आसानी से ये क्या करते थे, उनके क्षेत्र पर या उनके किलों पर ये अपना दबदबा बना लेते थे। ठीक है, अब लॉर्ड डलहौजी के समय में हम देखते हैं आपका द्वितीय आंग्ल युद्ध होता है। ठीक है, यह समय है आपका 1852 ईस्वी में होता है। 1852 ईस्वी में जब यह युद्ध होता है, इसमें विजय कौन होता है, तो विनर पार्टी है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि लॉर्ड डलहौजी भारत के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे थे, ऐसा नहीं, बल्कि लॉर्ड डलहौजी क्या कर रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य को और भी ज्यादा विस्तार करने पर तुले हुए थे। यही कारण है कि यहाँ कई संधियां लाते हैं, कई युद्ध करते हैं, कई आविष्कार भी इनके समय में होता है। ठीक है, तो देखिए द्वितीय आंग्ल युद्ध जो होता है, इस युद्ध का परिणाम क्या निकल के आता है, इसका परिणाम यह निकल के आता है, हम देखते हैं आपका लोअर बर्मा जो है, ठीक है, लोअर बर्मा और पिंगू प्रांत पर किसका अधिकार होता है, ब्रिटिश का अधिकार। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं युद्ध हो रहा है, क्षेत्र पर ब्रिटिश का अधिकार हो रहा है, युद्ध हो रहा है, ब्रिटिश विजय हो रही है, और क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो रहा है, आपका ब्रिटिशों का अधिकार हो रहा है। अच्छा, दूसरी नंबर हम ये भी देखते हैं आपका लॉर्ड डलहौजी 1850 ईस्वी में सिक्किम में 2 ब्रिटिश डॉक्टर थे। ठीक है, जो 2 ब्रिटिश डॉक्टर थे, इनके ऊपर में दुर्व्यवहार का आरोप लगता है। ठीक है, यानी दो जो ब्रिटिश डॉक्टर हैं, उनके ऊपर में वहां की आम जनता इनके साथ दुर्व्यवहार करती है। ठीक है, और दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर कि आप डॉक्टरों के साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, यह आरोप लगाकर 1850 ईस्वी में हम देखते हैं सिक्किम पर किसका अधिकार हो जाता है, ब्रिटिश का हो जाता है। ठीक है, यानी सिक्किम जो है ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो जाता है। देखिए दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी आपका 1852 ईस्वी में ये इनाम कमीशन की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि क्लास स्टार्ट करने के समय ही मैं कहा था आपको कि लॉर्ड डलहौजी ऐसा नहीं कि भारत को डेवलप करना चाहते थे, बल्कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो पकड़ है उसे और भी मजबूत करना चाहते थे। तो हम देखते हैं लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल है भारत का, उस समय में एक नीति लाते हैं जिस नीति को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
इसे यदि हम हिंदी में कहें तो इसे हिंदी में कहेंगे वैपंगत सिद्धांत। वैपंगत सिद्धांत यानी विलय नीति। विलय नीति, देखिए इस नीति का खासियत यह था ब्रिटिश के नजरिए से कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान हम देखते हैं आपका जो स्टेट हुआ करते थे वो 3 तरह का स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, इसे भी समझ लेते हैं साथ साथ में। पहला यह था आपका डिपेंडेंट ऑफ स्टेट, डिपेंडेंट ऑफ स्टेट, और दूसरा था आपका अनडिपेंडेंट, अनडिपेंडेंट ऑफ स्टेट, और तीसरा था आपका प्रोटेक्टेड ऑफ स्टेट। देखिए इन तीनों स्टेट का जो राजा दो हुआ करते थे उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट बना कर रखी थी। पहला यह था डिपेंडेंट ऑफ स्टेट में कि यदि किसी राजा का अपना पुत्र नहीं है, ठीक है, वह किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो वह बच्चा भविष्य में आपका राजा नहीं बन सकेगा। ठीक है, डिपेंडेंट ऑफ स्टेट का यह था। अनडिपेंडेंट ऑफ स्टेट का फॉर्मूला यह था कि किसी भी राजा को यदि अपना खुद का वंशज ना हो, यानी खुद का उसका अपना पुत्र ना हो, तो वह किसी दूसरे बच्चे को जब एडॉप्ट करता था यानी स्वीकार करता था या गोद लेता था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता था? अनुमति। यानी गोद वो राजा लेंगे लेकिन परमिशन किससे लेना पड़ेगा? आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से। यानी जब तक ये ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिशन ना दे तब तक आप किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकते। ये रूल किसके लिए था? तो राजाओं के लिए, क्योंकि राजा जितना स्ट्रांग रहेंगे ब्रिटिश सरकार उनके किलों पर या उनके प्रांतों पर दबदबा नहीं बना पाएगी। सर्वप्रथम यह राजाओं को कमजोर करने के लिए यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लाते हैं। ठीक है, यही कारण था जिसके कारण महारानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ती है। ठीक है, आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है महारानी लक्ष्मीबाई का लोहा मानती है। अच्छा, प्रोटेक्टेड ऑफ स्टेट, इसका मतलब यह है कि जो भी राजा होते थे वो किसके अनुमति से होते थे? तो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का अनुमति से होते थे। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुमति से यह राजा बनते थे। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुमति से जब राजा बन रहे हैं तो ये तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में कभी जाएंगे नहीं, और जब भी जाएंगे तो आसानी से ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें हटा देगी। यानी प्रोटेक्टेड ऑफ स्टेट के जो भी राजा हुआ करते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का चापलूस हुआ करते थे। तो आप ऐसे भी समझ के चलते हैं तो नॉट बैड। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है। कई प्रांतों के ऊपर में इस नीति के तहत अधिकार जमा लेती है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं आपका कोई फर्स्ट यदि कोई प्रांत है वह है संतारा। ठीक है, जो कि आपका 1848 ईस्वी में इस पर अपना अधिकार जमा लेती है, यानी संतारा पर। दूसरा नंबर हम चलते हैं जोधपुर। ठीक है, बुंदेलखंड और संबलपुर जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, जोधपुर कहाँ है? आपका बुंदेलखंड में, और संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा में। इन दो प्रांतों पर कब ब्रिटिश अपना अधिकार जमाती है? 1849 ईस्वी में। आप सन को ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, तीसरा बघाट जो कि कहाँ है? आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 1850 में। नेक्स्ट उदयपुर जो कि कहाँ है? आपका
मध्य प्रदेश में 1852 ईस्वी में। इसके बाद आता है झांसी। ठीक है, झांसी का नाम तो आप सभी सुने ही होंगे। इसके ऊपर ब्रिटिश का अधिकार होता है 1853 ईस्वी में। इसके पश्चात आता है नागपुर। नागपुर आपका 1854 ईस्वी में। अब सबसे अंत में हम देखते हैं अवध। सबसे अंत में कौन आता है आपका? अवध। अवध का जो शासक थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के ऊपर में आरोप लगाया जाता है। क्या आरोप? कुशासन का आरोप लगाया जाता है। यानी आप शासन सही तरीका से नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुशासन का आरोप लगाकर हम देखते हैं 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट आपका अवध पर भी अपना अधिकार जमा लेती है। तो आप देख रहे हैं, यह सबको थोड़ा ध्यान से एक बार रिवीजन दे देता हूं। संताराम को 1848 ईस्वी में, ठीक एक साल के बाद दो प्रांतों पर आपका सबलपुर और जोधपुर 1849 ईस्वी में, फिर एक साल के पश्चात बघाट में जो कि 1850 है। इसके बाद फिर 2 साल के पश्चात उदयपुर जो कि 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, इसके बाद नागपुर 1854 ईस्वी में, अवध 1856 ईस्वी में। मतलब हर एक साल के पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक एक प्रांतों पर अपना अधिकार जमा रही है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बहुत चतुर गवर्नमेंट थी। यानी अपने जो पदाधिकारी जो होते थे उनको तब तक ही रखा जाता था जब तक वो अपना कार्य को अंजाम ना दे पाए। जो ही कार्य को अंजाम दे देती थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? अपने पदाधिकारियों को यानी ऑफिसर को वहां से हटाकर इंग्लैंड में लेकर चली जाती थी। तो हम देखते हैं आपका लॉर्ड डलहौजी भी जो है आपका 1856 ईस्वी में वो कहां चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। ठीक है, और इंग्लैंड जाने के पश्चात हम देखते हैं आपका 10 मई 1857 ईस्वी में भारत में एक जबरदस्त विद्रोह होता है, जिस विद्रोह को हम किस नाम से जानते हैं? सिपाही विद्रोह। मैं ऑलरेडी सिपाही विद्रोह से संबंधित में एक सेशन कर चुका हूं। मैं चाहूंगा आप इस सेशन को जाकर देख लीजिए, क्योंकि सिपाही विद्रोह से संबंधित परीक्षा में प्रश्नों पूछे जाते, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, 1-2 बार नहीं। दूसरी तरफ हमें ये भी देखते हैं आपका 1856 ईस्वी में हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है यानी लॉर्ड डलहौजी जो है आपका, वो तोप खाने का जो मुख्यालय है, तो खाने का मुख्यालय जो कि कलकत्ता हुआ करता था। ठीक है, ये कलकत्ता से कहां स्थापित करते हैं? अवध। यानी 1856 ईस्वी में वो कलकत्ता था तोप खाने का मुख्यालय। अब उसे लेकर कहां चले जाते हैं? अवध में लेकर चले जाते हैं। अच्छा, इनके समय में एक और कारनामा हमको देखने को मिलता है। इनके समय में ही हम देखते हैं भारत का राजधानी जो है, जो कलकत्ता है, कलकत्ता से कहां चला जाता है? आपका शिमला। ठीक है, यानी जब ठंडा का दिन होता जब गर्मी का दिन होता है तो भारत का राजधानी कहाँ है? शिमला। क्योंकि भैया लॉर्ड डलहौजी को गर्मी लग रहा था। ठीक है, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे, संभव तो काले हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी तो एक गोरे लोग थे, काले हो जाएंगे। इसीलिए वो कलकत्ता से कहां चले जाते हैं? शिमला।
यानी 6 महीना भारत का राजधानी जो है शिमला होता है। फिर गर्मी जो ठंडा का दिन आता है तो 6 महीना भारत की राजधानी कहाँ होता है, कोलकाता। तो इस तरह से हम देखते हैं साल में 2 बार भारत की राजधानी चेंज होता है ना, मजेदार की बात। अब देखिए यहां से परीक्षा में तो प्रश्न पूछा जा सकता है, किनके समय में भारत की राजधानी शिमला हुआ करता था या साल में 2 बार स्थानांतरित होता था भारत का राजधानी। तो वो थे आपका लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार करने में ही लगे हैं, दूसरा तरफ हम ये भी देखते हैं ये क्या करते हैं 1840 दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं आपका 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच, ठीक है, एक ऑफिसर है, ठीक है, वुड डिस्पैच है, ये क्या करते हैं जिसको हम लोग वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं ना, वुड डिस्पैच लागू करते हैं, ठीक है। कब लागू करते हैं 1854 ईस्वी में। यदि आप मास्टरी का पढ़ाई कर रहे हैं तो वुड डिस्पैच से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे बीएड दे रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, यहाँ से परीक्षा में प्रश्नों कई बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, वुड डिस्पैच का कंडीशन क्या था, इनके कंडीशन के हिसाब से, यानी वुड डिस्पैच एक नीति है, ये नियम है, याद रखिएगा। इनके हिसाब से एवरी डिस्ट्रिक्ट में यानी प्रत्येक जिला में क्या होता था, एक इंग्लिश मीडियम का, ठीक है, इंग्लिश मीडियम का स्कूल बनाया जाता था, ठीक है, प्रत्येक जिला में, याद रखिएगा। इनका यह नीति था और इसी नीति के तहत हम देखते हैं आपका कोलकाता, मद्रास और बंबई में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होता है, ठीक है। और ये भी देखते हैं ब्रिटिश पीरियड के समय में आपका 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, एक कोलकाता, मद्रास और बंबई। अच्छा, ये कोलकाता जो है और मद्रास जो है, बंबई, ये जो 3 प्रेसिडेंसी जो तब के समय में हुआ करते थे, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंसी जो हुआ करता था वो था आपका कोलकाता। और मद्रास में, यानी भारत का जो मैप आप देख रहे हैं, ये समझो में मैप सही नहीं बना रहा हूँ, गलती है, जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये जो साउथ का जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस साउथ पार्ट को पूरी तरह से मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत माना जाता था, जिसमें केरला, तमिलनाडु, चेन्नई, ठीक है, ये सब प्रांत आते थे, ठीक है। तो कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। साथ साथ में ये भी याद करते चलते हैं, ठीक है। अच्छा, वुड डिस्पैच का एक और मेरिट यह है जो कि वर्तमान समय में भी यह लागू है। देखिए, वुड डिस्पैच नीति के तहत हम देखते हैं शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं, उन्हें कहा जाता था इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। वर्तमान समय में भी आपका इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये किसके अंदर कार्य करते हैं, तो ये आपका डीसी यानी डेप्यूटी कलेक्टर के अंतर्गत रहकर यह कार्य करते हैं। ये इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल है, केवल शिक्षा व्यवस्था को ही देखते हैं, यानी कॉलेज, स्कूल जो है, ठीक है, इन सब व्यवस्था को ही केवल संभालते हैं, जिसे हम आईएएस भी कहते हैं, ठीक है। जब कभी भी आईएएस किसी स्कूल में या कॉलेज में पहुंचते हैं तो वहां की टीचरों की अवस्था थोड़ी बहुत खराब हो जाती है। समझो कभी आप स्कूल या कॉलेज पीरियड में आपको कभी मिले होंगे या कभी आपको गुरुजी बताए होंगे कि आज ठीक से रहना, क्योंकि आज बड़े अधिकारी यानी आईएएस सर महोदय आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इतना भी स्क्रीन शॉट लीजिए, इसकी पहचान हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, क्लास स्टार्ट करने के समय ही मैं कहा था आपको कि लॉर्ड डलहौजी कुछ कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए लॉर्ड डलहौजी को इतिहास में एक उच्च स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है।
देखिए, लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। यानी इनके समय में भारत में सर्वप्रथम रेलवे गाड़ी चलाया गया था। ठीक है। हालांकि उस समय में भाप इंजन हुआ करता था, जिसका आविष्कार संभवतः जेम्स वाट किए थे। आप गूगल करके देख लीजिएगा, संभवतः मैं गलत हो भी सकता हूं, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि भाप इंजन का आविष्कार करने वाला व्यक्ति था जेम्स वाट। ठीक है। तो हम देखते हैं आपका लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है। और इनके समय में ही हम देखते हैं आपका 16 अप्रैल 1853। ठीक है। 1853 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम ट्रेन चलाया गया था। कहां से कहां तक? तो ये आपका बंबई से थाने तक। कितना किलोमीटर? सिर्फ 34 किलोमीटर, याद रखिएगा। अच्छा, एक और यहां से निकल के आता है कि यदि पूछ दिया जाए कि विश्व में सर्वप्रथम ट्रेन कहां चला था, तो विश्व में सर्वप्रथम ट्रेन आपका इंग्लैंड में चला था। कब चला था? 1829 ईस्वी था। ठीक है। ठीक है। उस समय का ट्रेन का नाम था संभवतः ब्लैक ब्यूटी। या ब्लैक ब्यूटी। ठीक है। और इनके समय में ही हम देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी के समय में PWD एक डिपार्टमेंट क्या स्थापना किया जाता है। PWD क्या है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। यानी ये सरकार का कार्य करती है। PWD रोड बनाना, क्वार्टर बनाना। ठीक है। वर्तमान में रेलवे विभाग में PWD एक डिपार्टमेंट वर्तमान समय में भी है। ठीक है। जिसका कार्य है रेलवे क्वार्टर बनाना, रोड बनाना, नाला बनाना, इस सारे जो काम है PWD कार्य करती है। इससे पहले ये सब कार्य कौन करता था? तो उस समय में आर्मी करता था। ठीक है। अब आर्मी के हाथों से यह कार्य लेकर किसे दे दिया जाता है? PWD को। और आर्मी को पूरी तरह से युद्ध से संबंधित कार्य में उपयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इनके समय में ही एक और कार्य हम देखते हैं 1856 ईस्वी में। क्या है आपका? विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज एक्ट बनाया गया, यानी विधवा। ठीक है। विधवा पूर्ण विवाह। जिस तरह से हम जानते हैं कि हिंदुइज्म में पहले ऐसा होता था कि जो औरत विधवा हो जाती थी उन्हें दूसरी शादी करने का अनुमति नहीं था। सर्वप्रथम तो हम देखते हैं कि जो औरत का पति मर जाता था तो उस औरत को सती कर दिया था। यानी तब के समय में सती प्रथा प्रचलित था। सती प्रथा क्या था कि यदि पुरुष का देहांत हो गया तो महिलाओं को एक दुल्हन की तरह सजाकर उन्हें चिता पर बोझ दिया जाता था। यह था सती। धीरे धीरे लोग समझे, कानून बना। राजा राम मोहन राय ने तब के समय में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1829 ईस्वी के आसपास, हम देखते हैं आपका सती प्रथा को पूर्ण रूप से कानूनी जमा पहनाया जाता है और इसे बंद कर दिया जाता है। यानी सती प्रथा जो था वो सामाजिक कुप्रथा था। प्रथा उसे कहते हैं जो समाज के काम के लायक बने, और कुप्रथा उसे कहते हैं जिसे मानते हैं, सदियों से मानते चले आते हैं, लेकिन उससे समाज का कुछ भी लाभ नहीं होता, ना समाज का ना देश का। ठीक है। तो हम देखते हैं कि उस समय में हम देखते हैं सती तो प्रथा बंद हो जाता है, लेकिन जो विधवा औरत होती है उनके साथ कोई शादी नहीं करते हैं।
या उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन व्यवहार रखा जाता है, यानी भेदभाव का व्यवहार रखा जाता है। उन्हें मांस नहीं खाना है तो उन्हें पूजा में शामिल नहीं होना है, तो उन्हें कलरिंग कपड़ा नहीं पहनना है, उन्हें शौक श्रृंगार नहीं करना है, माने तरह तरह के उसके ऊपर एक पाबंदी लगाया जाता है। तो हम देखते हैं लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं, एक विडो रीमैरिज एक्ट लाते हैं, जिसके तहत विधवा को पुनः विवाह करने का अनुमति प्राप्त होता है, यानी वो चाहे तो किसी से विवाह कर सकती है। ठीक है, लेकिन आज के सोसाइटी के तौर पर देखा जाए तो आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारी विधवा जो औरत है वहां शादी कर रही है। ठीक है, तो आज की समय को हम पहले के समय के साथ जोड़ के नहीं देख सकते हैं, लेकिन यदि कोई इसके ऊपर कोई बैड कमेंट करता है तो जाहिर सी बात है कानूनी तौर से वहां गलत कमेंट करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं आपका 1854 ईस्वी में ये क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस टिकट का प्रचलन करते हैं। यानी इससे पहले टिकट नहीं था। आज पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो एक टिकट का उपयोग करते हैं। वह टिकट किसके समय में लाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में लाया गया था। हम देखते हैं आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में ही इंडियन सिविल सर्विस ICS का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। यानी ICS के एग्जाम को वर्तमान समय में UPSC कहते हैं, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और इनके समय में ही हम देखते हैं कॉम्परेटिव लेवल का एग्जाम सर्वप्रथम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में सर्वप्रथम ICS का एग्जाम स्टार्ट होता है। वर्तमान समय में इसे हम UPSC का एग्जाम कहते हैं। यानी आज आप जितने भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं, ये सारा परीक्षा किसके समय में स्टार्ट होता है, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में स्टार्ट होता है। ठीक है, दूसरी नंबर हम ये भी देखते हैं कि ये आपका 1853 ईस्वी में कोलकाता से आगरा बिजली से संचालित तार सेवा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आरंभ करते हैं। ठीक है, और यहीं तक नहीं रुकते हैं, ये नर बलि पर भी रोक लगाते हैं। ठीक है, नर बलि पर रोक लगाते हैं। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार करने के लिए जो भी कार्य करे, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी याद रखिएगा इन्होंने भले ही ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार करने के लिए तरह तरह का नीतियां लाते हैं, लेकिन इंडिया को एक नई मार्ग पर लेके जाते हैं, तरक्की के मार्ग पर लेके जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तार व्यवस्था को लाते हैं, रेलवे को लाते हैं, विधवा रीमैरिज को स्टार्ट करते हैं, नर बलि पर रोक लगाते हैं। नर बलि यानी तब के समय में ऐसा था कि कुछ कुछ पूजा पाठ ऐसा होता था जिस पूजा पाठ में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इंसानों का बलि दिया जाता था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये तो बहुत गलत बात था। सामाजिक हिसाब से भी देखिए, कानूनी नजर से भी देखिए, तो यह बहुत गलत था। तो यह क्या करते हैं, नर बलि पर पूरी तरह से रोक लगाते हैं और यह नियम बनाते हैं कि जो भी नर बलि करते हुए पकड़ा गया उसे कानून कठोर से कठोर दंड देगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं लॉर्ड डलहौजी से संबंधित मैं उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूँ, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। और जाते थे मैं कहना चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आज का क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। और मैं कहना चाहूंगा यदि अब तक मेरा आप चैनल को लाइक कमेंट और शेयर नहीं किए हैं तो इसमें आप कोई भी कंजूसी ना रखें। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।